अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोड बोली गई है कि ओन योर लाइफ और समवन विल ओन इट फॉर यू। हमेशा ध्यान में रखिए कि अपनी जिंदगी होती है, हम खुद अगर उसको चला पाए तो बहुत अच्छा है। अगर हम खुद की जिंदगी को नहीं चलाएंगे तो कोई और आपकी जिंदगी को चलाते रहेगा। इसीलिए खुद इतना सक्षम बनिए, खुद इतना काबिल बनिए और खुद पर फोकस रखिए। खुद पर अगर आप फोकस्ड रहोगे तो अपने आप आपकी ज़िंदगी को आप लीड करोगे, किसी और को आप लीड नहीं करने दोगे। तो इसीलिए जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो इस तरीके से कीजिए कि अगर ये नहीं हुआ, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर इस पर फोकस नहीं रहे तो फिर आगे जाकर आपकी जो ज़िंदगी है वो कोई और चलाएगा। तो कोई और चलाए, इससे बेहतर है कि आप आपकी ज़िंदगी को चलाओ। आज हम यहाँ पर 28 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ, ये जो हम लेक्चर लेते हैं इसकी पीडीएफ, उसी के साथ आप वीडियो अपडेट्स, एमएम एकेडमी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो एमएम एकेडमी पर आती है, जिसमें हम पीआईबी, एआईआर सभी तरीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, तो वो भी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें कई इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने को मिलती है, जैसे कि मून जो है उस पर वाटर सबसे पहली बार हमें डिस्कवर किया गया है। पहले भी बोला गया था, लेकिन यहाँ पर अब नासा के द्वारा सीधे तरीके से बोला गया है कि हाँ भैया पानी है। तो इसे हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ फ्रांस और इस्लाम, मैक्रोन, ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। आपने सुना होगा बॉयकॉट करो फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स है उसको। तो ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके रिगार्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश जो उसने किस तरीके से गैप रिड्यूस की है, जो जीडीपी है बांग्लादेश की किस तरीके से इंक्रीज हुई है, उसके पीछे के क्या कारण है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, ऑलरेडी देखी हुई है, इसीलिए हम इस आर्टिकल को नहीं देखने वाले हैं। वही अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है ट्रंप के बारे में बात कर रहा है, मतलब अमेरिका जो है उसके बारे में बात कर रहा है। ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो कोविड-19 फैमिली, जो मतलब दिल्ली में जो कोविड पेशेंट्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कोविड के जो लोग हैं, कोरोना वायरस पेशेंट्स, वो एक दूसरे के साथ आकर डाइवर्स बैकग्राउंड के और एक दूसरे के साथ आकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेंट्रल फार्म बिल, इसके बारे में बात की। देखिए सेंट्रल फार्म बिल जो है ये हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं। तीनों फार्म बिल के बारे में डिटेल में चर्चा की हुई है, सेपरेट लेक्चर में मैंने उसके बारे में डाला हुआ है। अब ये जो तीनों फार्म बिल है, इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या उनको पावर है एग्रीकल्चर पर जो भी लॉज है वो बनाने की, इसके रिगार्डिंग भी हमने चर्चा की हुई है। देखिए जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने तीनों लॉज को इनइफेक्टिव बना दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है।
यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बनाती है। जो स्टेट लिस्ट है उसमें वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब अगर हम जो एग्रीकल्चर है उसकी बात करते हैं तो वो हमें स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है। तो मतलब क्या है? एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो एग्रीकल्चर पर लॉज बनाएगी। लेकिन हमने देखा है कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कई बार लॉज बनाती है। जैसे कि अगर आप एमएसपी देखोगे तो उसके बारे में देख लीजिए। उसी के साथ साथ बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, भले वो लोन वेवर हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास ये पावर है? केंद्र सरकार के पास पावर कब आएगी? अगर कोई चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड या तो यूनियन लिस्ट में दी हुई हो या तो कॉन्करेंट लिस्ट में दी हुई हो, कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो अब अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट के 33 एंट्री 33 की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उसके ट्रेड से रिलेटेड बात की जा रही है, ट्रेड से रिलेटेड। और इसीलिए तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो केंद्र सरकार जो है वो बना रही है ना। उसी के साथ साथ अगर आप देखो कि एजुकेशन जो है उसको भी पहले वो स्टेट लिस्ट में था, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो अब मतलब एजुकेशन जो है उस पर दोनों बना सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर है, जब इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती ही है तो क्यों ना उसको भी यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, जिससे कि ये जो सवाल उठते रहते हैं ये यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर ये होता है कि जो एंट्री 33 है इसी का इस्तेमाल करते हुए जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर लॉज बना रही है, ठीक है। क्योंकि अभी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने जो तीनों बिल को खारिज किया है, मतलब अगर कोई भी एमएसपी के नीचे बेचता है तो उसको यहाँ पर कारावास हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब यहाँ पर ये जो लॉ लेकर आए हैं तो गवर्नर जो है उनकी एसेंट लगती है। गवर्नर नहीं, अगर वो रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट जो है उनकी लगती है। तो अगर प्रेसिडेंट भी उस पर साइन नहीं करते हैं, है ना, उनका वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? जो पंजाब गवर्नमेंट उन्होंने तो कहा कि हम जो कोर्ट है उसके दरवाजे खटखटाएंगे। लेकिन इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पॉलिटिक्स है, सब कुछ यहाँ पर होता रहता है। लेकिन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, रिवाइज की है इनफैक्ट, तो ये चीज़ें आपको पता रहना ज़रूरी है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं जो पानी यहाँ पर मून पर फाउंड हुआ है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, नासा के द्वारा क्या बोला गया है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, 2 सेपरेट स्टडीज़ जो है वो देखने को मिली है नेचर एस्ट्रोनॉमी में। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि पोटेंशियली ह्यूज इम्प्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो सस्टेनिंग ह्यूमंस ऑन मून इन द फ्यूचर। मतलब यहाँ पर ह्यूमंस जो है वो मून पर जा सकते हैं, मून पर रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं इन फ्यूचर। इसके इम्प्लीकेशन, इसका पोटेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सबसे ज़रूरी क्या होता है ह्यूमंस के लिए? सबसे ज़रूरी है वाटर, क्योंकि पानी से ही जो जीव जंतु है वो निकलते हैं, पानी से ही सृष्टि जो है वो बन रही है। अगर धरती पर पानी नहीं होता, अगर अर्थ पर पानी नहीं होता तो अर्थ पर ह्यूमंस भी नहीं होते, अर्थ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता। मतलब जो पानी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर कहीं पर पानी मिल जाता है, जैसे कि मार्स है, मार्स पर भी हम जो पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं वो पानी की ही वजह से ढूंढ रहे हैं। तो अगर मून पर पानी मिल जाता है तो वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो हो सकता है कि ह्यूमंस जो है वो सस्टेन कर पाए। अब एक स्टडी जो है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर पानी डिटेक्ट किया गया है मून के सनलिट सरफेस पर, पहली बार सनलिट सरफेस पर। अब यहाँ पर ये सनलिट सरफेस जो है मतलब क्या है? जहाँ पर सन जो है, सूर्य किरणें जो है वो जाती है, सूर्य किरणें जो है वो पहुँचती है। और बाकी एस्टिमेट किया गया है मून के डार्कर साइड में, मतलब जो शैडो रीजन होता है जहाँ पर मून की जो सन की रेज है वो नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर भी हमें जो पानी है वो देखने को मिला है। लेकिन पानी किस रूप में? तो जो आइस है उस रूप में हमें देखने को मिला है। और जितना पहले हमने सोचा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने पता ही नहीं था कि आइस है या ना है, बहुत सारे मतलब चंद्रयान की भी अगर हम देखते हैं तो आइस जो है वो आइस फॉर्म में वाटर है ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा है ऐसा यहाँ पर देखा गया है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल इससे भी खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे अर्थ पर एक एटमॉस्फेयर है,
है ना, हमारी अगर हम अर्थ कंसिडर करते हैं तो हमारे अर्थ के अराउंड हमें एक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है सन रेज को रोकता है ना, जो हार्मफुल रेज है उसको रोकता है, और उससे क्या होता है, हीट जो है वो भी यहाँ पर प्रिवेंट होती है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो सन रेज की हीट है वो अर्थ पर आ रही है, काफ़ी सारी हीट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ह्यूमंस को जैसी चाहिए उस तरीके की हीट यहाँ पर मिलती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ये एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो फिर यहाँ पर जो पानी है वो तो सीधा इतनी ज़्यादा हीट पड़ती कि पानी जो है पूरा इवेपोरेट हो जाता है ना। तो यहाँ पर सनलिट सरफेस जो है वहाँ पर पानी कैसे है, ये भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर नासा जो है उनके द्वारा जो ट्वीट है आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर वाटर जो डिस्कवर किया गया है सनलिट सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने बोला है कि वाटर में नॉट बी लिमिटेड टू कोल्ड शैडोड प्लेस, मतलब यहाँ पर जो सनलिट पोर्शन है वहाँ पर भी हमें पानी जो है वो देखने को मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर शैडोड रीजन तक वो सीमित नहीं है। प्रीवियस मून स्टडीज अगर हम देखते हैं जिसमें इंडिया का जो इसरो का चंद्रयान 1 मिशन है वो हमें देखने को मिला, उसने यहाँ पर एविडेंस दिए थे वाटर के, भैया पानी जो है वो मून पर देखने को मिल रहा है। 2009 में मून मिनरोलॉजी मैपर M3 इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर उसने वाटर मॉलिक्यूल फाइंड किए थे पोलर रीजन में, है ना। पोलर रीजन में मतलब क्या है कि वहाँ पर ठंडा हमें देखने को मिलता है, तो आईसी फॉर्म में पोलर रीजन में हमें जो वाटर मॉलिक्यूल से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो इन स्टडीज के थ्रू स्टैब्लिश नहीं किया गया था वो क्या था, जैसे कि हमें चंद्रयान 1 मिशन देखने को मिलता है, नासा का कैसिनी देखने को मिलता है, डीप इम्पैक्ट कॉमेट मिशन देखने को मिलता है, नासा का ग्राउंड बेस्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या नहीं निकाला था वो ये था कि जो डिटेक्टेड मॉलिक्यूल है वो वाटर है, एज हमें जो पता है H2O, या फिर ये हाइड्रोक्सिल है OH। तो ये क्या है ये नहीं पता लगा था। हाँ भैया मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में ये नहीं पता चला था। अब अगर हम हाइड्रोक्सिल देखते हैं तो ये क्या है, ये एक एंटिटी है विद द फॉर्मूला OH हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। इसमें ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है, बाउंडेड होता है हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए तो ऑक्सीजन है, बाउंडेड है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल बोलिए या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलिए, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है वो कंटेंट रहते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में है ये यहाँ पर अभी बता नहीं पाए थे। इस बार ये कंफर्म किया गया है कि H2O मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कवर्ड किए गए हैं क्लेवियस क्रैटर में। क्लेवियस क्रैटर जो है मून के सदर्न हेमिस्फीयर में, उसमें ये पक्का कंफर्म किया गया है कि भैया H2O मॉलिक्यूल जो है यही हमें देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर डिस्कवर्ड किया गया है। तो ये एक ह्यूज डिस्कवरी मानी जा सकती है। और फर्स्ट टाइम वाटर जो है वो सनलिट साइड में डिटेक्ट किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, फिर कैसे क्या सनलिट साइड में भी पानी रह सकता है ना। ये मतलब ये बता रहा है कि भैया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है शैडो रीजन में ही, हर जगह आपको पानी जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये किया किसने है, किसके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है, तो सोफिया जो कि एक मॉडिफाइड बोइंग है 747 SP जेट लाइनर, जो अल्टीट्यूड ऑफ 45,000 फीट यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू उसने पिकअप किया है यूनिक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं सोफिया के बारे में, मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, तो ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये बोइंग 747 SP जेट लाइनर है, मॉडिफाइड है कि यहाँ पर टेलीस्कोप, जो ह्यूज टेलीस्कोप हमें देखने को मिलता है, और इसके द्वारा इंफ्रारेड के थ्रू यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट की जा रही है। तो ये क्या है ये भी आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पेस रॉक जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैरी कर रहे हैं वो यहाँ पर बम्बार्ड हुए होंगे ऑन द मून, क्योंकि यहाँ पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि सनलिट साइड में कैसे क्या, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर सनलिट साइड में पानी जो है वो कैसे क्या देखने को मिल रहा है, या फिर जो शैडोड रीजन है उसमें आईसी फॉर्म में जो देखने को मिल रहा है वो इतना ज़्यादा कैसे है ना। तो यहाँ पर यही है कि जो स्पेस रॉक्स है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो कैरी कर रहे होंगे वो मून पर बम्बार्ड हो रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिवली सन सोलर विंड्स, ये भी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कैरी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर सन के सोलर विंड जो है वो तो सीधे यहाँ पर आ रहे होंगे, है ना, वो तो अड़ नहीं रहे हैं। अब ये क्या होता है कि ये रिएक्ट होते हैं विद मिनरल्स जो ल्यूनार सॉइल में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हाइड्रोक्सिल जो है वो फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल है कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाटर में।
सनलिट साइड की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो एक्सेसिबल होगा। ऑन दी अदर हैंड जो हिडन शैडोड पॉकेट है लूनर सरफेस का, जिसको कोल्ड ट्रैप भी कहा जाता है, ये यहाँ पर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें यहाँ पर पूरा स्प्रेडेड है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, रफली अगर हम ये साइज़ देखते हैं, अगर आपको कंपेयर भी करना है तो साइज़ ऑफ केरला इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरा ये मसला है सोफिया के द्वारा जो पानी फाउंड किया गया है, फाइनली ये कंफर्म किया गया है कि हाँ H2O जो है ये हमें देखने को मिल रहा है इंक्लूडिंग सनलिट साइड। तो अब आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं जो प्रोटेस्ट फ्रांस, जो खासकर वहाँ के जो मेन है हेड है उनके अगेंस्ट में जो चल रहा है, तो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट बैन की बात की जा रही है, मतलब जो ख़रीदने की प्रोटेस्ट की जा रहे हैं कि हम ख़रीदेंगे नहीं, बैन कर दो सारी चीज़ों को, तो उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे फ्रांस जो है वो किस किस को एक्सपोर्ट करता है और कितना इम्पैक्ट इस प्रोटेस्ट की वजह से फ्रांस के इकोनॉमी को हो सकता है। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। फ्रांस प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, उसने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें कही है या फिर ऐसी चीज़ें की है जिसके वजह से जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो उसके अगेंस्ट में हो गई है। मतलब अगर आप देखोगे तो इस्लामिस्ट जो सेपरेटिज़म है तो उसको यहाँ पर ख़त्म करना है, उसके लिए यहाँ पर फाइट करना है, ऐसा यहाँ पर मैक्रोन के द्वारा देखा गया है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, बॉयकॉट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये पूरा मसला क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? देखिए, ये सारी चीज़ें शुरू हुई है फ्री स्पीच की वजह से। फ्री स्पीच अगर हम हमारे आर्टिकल के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 19 में हमें फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही जा रही है। मतलब हम यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, हमें जो चाहिए हम बोल सकते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशन है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे जो भी मन की बातें हैं हम वो फ्रीली बोल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये एब्सोल्यूट है क्या? नहीं, कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही आता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मतलब हम यहाँ पर ऐसी कोई आपत्तिजनक बातें नहीं बोल सकते हैं जिससे कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, जिससे कि देश की जो गरिमा है उस पर ठेस पहुँचे, ऐसी चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो फ्रांस है वहाँ पर हमें फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। अब फ्रांस कहाँ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी मैंने आपको फ्रांस जो है उसी के बारे में पूछा है। तो आइए एक बार बड़े मैप में भी देख लेते हैं कि फ्रांस हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे कि इंडिया से हम लोकेशन वहाँ पर ट्रेस कर सके। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब भारत है तो हमें थोड़ा वेस्टर्न साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में हमें जाना है। तो हम यहाँ पर मिडिल ईस्ट जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट मतलब आप समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो इस्लामिक कंट्रीज हमें देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पर जब हम ये वाला एरिया जो क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लैक सी बोलिए, फिर यहाँ पर मेडिटेरियन सी बोलिए, और फिर ऊपर हमें यूरोप जो है वो देखने को मिलता है। अब जब हम यूरोप में आते हैं तो कई छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, और वहीं पर यहाँ हमें फ्रांस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो फ्रांस, और कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर करता है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस की अगर हम कैपिटल देखते हैं तो पेरिस हमें देखने को मिलती है, और पेरिस में एफिल टावर हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब यहीं पर सारी जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही है। अब अगर आप देखोगे जो फ्रांस है वो मोस्टली कंट्रोवर्सी में बना रहता है ना। तो यहाँ पर अगर हम अभी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है फ्रांस के उसको बॉयकॉट करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें, आइए जानते हैं। अभी देखिए हुआ क्या है कि फ्री स्पीच के नाम पर जो हाई स्कूल के टीचर है सैमुअल, उन्होंने स्टूडेंट्स को जो प्रॉफेट मोहम्मद है उनके कुछ कैरिकेचर्स दिखाए। अब आप सभी को पता है कि इस्लाम में जो प्रॉफेट मोहम्मद है मतलब हाईएस्ट उनको एक वेटेज जो है वो दिया गया है, उनको इतना मतलब जो रिस्पेक्ट है वो दी जाती है। और अगर कैरिकेचर्स इस तरीके से दिखाएंगे तो फिर उनके सेंटीमेंट जो है वो हर्ट होंगे, और वही हुआ, जो सेंटीमेंट्स है वो हर्ट हुए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब ये जो कैरिकेचर्स है ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है? जी नहीं, ये काफ़ी साल से चलता आ रहा है,
और अगर हम चार्ली हेब्डो देखते हैं 2015 के, तो उन्होंने भी यहाँ पर मैगजीन में कुछ पब्लिश किए थे और यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ और यहाँ पर जो टीचर है बीहेड भी कर दिए गए, मतलब उनकी हत्या जो है वो भी यहाँ पर कर दी गई। तो मैक्रॉन जो है उन्होंने यहाँ पर फ्री स्पीच को डिफेंड करते हुए अपनी जो स्पीच है वो डिलीवर की। देखिए, फ्रांस का लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इस्लाम के साथ हमें देखने को मिलता है और 5 मिलियन मुस्लिम सिटीजन्स जो है ऑलमोस्ट 9% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वो देखने को मिलती है। और उसी के साथ यहाँ पर मैक्रॉन ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया, इस्लाम इज़ अ रिलीजन दैट इज़ इन क्राइसिस टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड by radical temptations and by yearning for reinvented jihad which is the destruction of the other। तो इस तरीके से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो है वो भी यहाँ पर पास किए गए। फ्रेंच सेक्युलरिज्म जो है पीयर में रिलीजन को बिल्कुल नहीं देखता है, कोई भी प्लेस नहीं देता है। ये कंप्लीटली अपोजिट है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि हमें इंडिया में भी सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है कि हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको जब पॉलिटिकल लेक्चर्स MM एकेडमी पर बताए थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इंडिया का और वेस्टर्न पार्ट का जो सेक्युलरिज्म है इसमें डिफरेंस है। वेस्टर्न में जो सेक्युलरिज्म हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, लेकिन इंडिया का है कि हम सभी रिलीजन को सेम मानते हैं। मतलब वहाँ पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो देखने को मिलता है और हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गुड मेजर के तौर पर मैक्रॉन जो उसने अनाउंस किया कंट्रोवर्शियल एंटी सेपरेटिज्म बिल, मतलब यहाँ पर क्या है जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसको यहाँ पर क्रैक डाउन करने के लिए। अब 2004 में जो फ्रांस है वो यहाँ पर फर्स्ट एंड ओनली यूरोपियन कंट्री बना था जिसने हिजाब जो है उसको बैन किया और फिर उसके बाद लॉ पास किया था जिसमें जो नकाब है उसके भी वियरिंग को बैन कर दिया गया था। अब जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, हिजाब मतलब इस तरीके से होता है, उसी के साथ नकाब मतलब इस तरीके से होता है और बुर्खा मतलब इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हिजाब है वो यहाँ पर बैन कर दिया गया था 2004 में और फिर उसके बाद जो नकाब है उसे भी बैन कर दिया गया था फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैक्रॉन है उसके द्वारा बहुत सारे यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है ट्वीट्स है वो देखने को मिले और उसी के बाद यहाँ पर जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ है उन्होंने जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स है उसके बॉयकॉट के लिए रैलीज निकाली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश में भी रैली देखने को मिली, टर्की जो है वहाँ पर भी यहाँ पर फ्रेंच गुड्स जो है उसके बॉयकॉट की यहाँ पर बात की गई है। इवन जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी इसके बारे में बात की गई है। जो इमरान खान है सीरीज ऑफ ट्वीट्स उनके द्वारा देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो इमरान खान है उनके द्वारा तो ये भी बोला गया है कि हमारे जो एम्बेसडर हो गए फ्रांस पर उनको वापस बुला लेंगे, लेकिन बाद में ऑकवर्ड सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि उनको पता चला कि भैया कोई है ही नहीं। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो मोस्ट ऑफ द जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो अपोज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि बॉयकॉट की, अगर बॉयकॉट यहाँ पर होता है तो फ्रांस जो है वो किन को कितना एक्सपोर्ट करता है, तभी तो हमें ये होगा ना कि किस तरीके से उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ को फ्रांस जो है उसका ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रांस के टॉप 5 एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पार्टनर, तो उसमें जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, इटली, बेल्जियम ये हमें देखने को मिलता है। और एक्सपोर्टर अगर हम देखते हैं तो जर्मनी, चाइना, इटली, बेल्जियम, स्पेन, मतलब इसमें अगर हम टॉप कंट्रीज़ में देखते हैं जिसके साथ ट्रेड होता है फ्रांस का, तो उसमें हमें इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए ये भी समझा जा सकता है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है फ्रांस को वो नहीं पड़ेगा ये सारी चीज़ों से, मतलब बैन वैन अगर हम करते हैं तो उससे नहीं पड़ेगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं फ्रांस में उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी। अब अगर हम इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमें एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि एनर्जी एमएनसीज जो है वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप जो नेचुरल गैस है उसको जीएसटी के अंडर में लेके आओ। अब देखिए जीएसटी आप सभी को पता है क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। MM एकेडमी के जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें मैंने जीएसटी के लेक्चर में, क्योंकि जीएसटी ये भी एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है, तो जीएसटी का जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको जीएसटी सिर्फ इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ही नहीं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, तो सभी पर्सपेक्टिव से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब कि जीएसटी के जो 3 भाग है, मतलब CGST बोलिए, SGST बोलिए, उसी के साथ IGST बोलिए, ये सभी पर्सपेक्टिव मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू कि कास्केड इफेक्ट कैसे होती है, उसी के साथ साथ जो ट्रेड होता है उसमें SGST CGST कैसे कट होता है, उसी के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, IGST जो है वो इंटरस्टेट जब करते हैं तो कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी जो है उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि आप नेचुरल गैस जो उसको GST के अंडर में लेकर आ जाओ, ठीक है। करंटली पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये जो है ये GST के बाहर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि GST जो है यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है ना। अब GST आने की वजह से क्या हुआ, GST आया, उससे पहले वैट जो है वो लगाया जाता था। अब अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से लगाती थी जितना उनको पैसा मिलता था, लेकिन अब GST आने की वजह से क्या है, वैट जो है वो चला गया। अब उससे जो स्टेट्स है उनको नुकसान हो रहा है। अब स्टेट्स को खुद के टैक्स भी लगाने की कहीं ना कहीं तो सहूलत मिलनी चाहिए, तो इसके लिए स्टेट जो है वो अब अलग अलग इस पर, जैसे कि जो पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, उस पर कोई ना कोई टैक्स लगाती है अपनी तरफ से, जिससे कि उनको पैसा मिल जाता है। शराब वराब ये सारी चीज़ें बोलिए। अब अगर ये भी सारी चीज़ें GST में आ जाए तो फिर स्टेट जो है वो तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन बोला जा रहा है नेचुरल गैस जो उसको यहाँ पर एम्बिट में लाना चाहिए। एक्सपर्ट जो उनका ये मानना है कि नेचुरल गैस को अगर हम GST के अंडर में लेकर आ जाते हैं तो वो कास्केडिंग इफेक्ट जो है उसको यहाँ पर कम कर देगा, और जिससे कि यहाँ पर जो नेचुरल गैस है GST में इंक्लूड होने की वजह से जो मतलब बेनिफिट है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। अब कास्केड इफेक्ट क्या होती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी कास्केड इफेक्ट बेसिकली क्या है कि फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर है प्रोड्यूसर, यहाँ पर है रिटेलर और यहाँ पर है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर ने रिटेलर को कोई चीज़ दी, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको एकदम ही लेमन सादे इसमें बता रहा हूँ, नहीं तो डिटेल में अगर आपको समझना है तो पॉलिटी का आप वो लेक्चर देख लीजिए MM अकेडमी का, सही में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर अगर बेचता है रिटेलर को, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, अगर 10% इंटरेस्ट रेट से बेचता है तो 110 रुपये जो है वो यहाँ पर पड़ेंगे, है ना। मतलब इसको 110 रुपये मिला। अब ये 110 पर अपना बेनिफिट जो है वो ऐड करेगा 90 रुपये, और टोटल इसकी कीमत 200 रुपये लगा देगा। फिर कंज्यूमर को बेचेगा 200 रुपये में, तो यहाँ पर 220 रुपये में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 10% इस पर भी टैक्स लग रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये 110 जो है 110 पर टैक्स लगा है ना, 110 प्लस 90, है ना। मतलब ये जो पहली टैक्स लगा हुआ है 110 रुपये जो मिला है, ये 110 रुपये टैक्स इंक्लूड करके है, तो ये टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। समझ में आ गया। तो ये जो है ये नहीं होता है GST की वजह से, क्योंकि GST में क्या होता है कि 10% जो है 10 रुपया, इसको जो 10 रुपये टैक्स में गया है तो ये इसके पास ही जमा रहेगा, है ना। तो ये 100 रुपये पे अपना बेनिफिट ऐड करेगा 90 रुपये, मतलब 190 रुपये, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। और डिटेल में अगर आपको अच्छे से जानना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है सारी ही चीज़ें। तो ये यहाँ पर कैस्केड इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस नेटवर्क हमें एक पेज देखने को मिला है, 10th पेज है इंडियन एक्सप्रेस का। उसमें देखिए सभी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बारे में बात की गई है जो हमने देखी हुई है। जैसे CBI हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इनफैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में तो हमने देखा ही है CBI के बारे में, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है। उसी के साथ साथ CBI जो है सेपरेट एक चैप्टर है हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स में, इसलिए MM अकेडमी पर CBI सेपरेटली कवर किया गया है। और उसी में UAPA जो है वो भी कवर हुआ है, तो UAPA है ना, वो भी हमने देखा हुआ है। तो आप UAPA के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और NCB अगर हम देखते हैं वो भी कवर किया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, आर्टिकल 47 से अपनी जो पावर से डिराइव करती है, मतलब ये बेस्ड है उस पर। और ड्रग अगर कुछ अब्यूज़ होता है तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है NCB के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। यहाँ पर देखिए बैक टू फ्यूचर अगर हम देखते हैं, ये वाला आर्टिकल है, ये 2+2 डायलॉग बेका के बारे में बात कर रहा है। तो ऑलरेडी ये कवर किया गया है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें बेका, लेमो, सारी इसके बारे में मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। कोमकासा सभी यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है। तो आइए न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो देख लेते हैं, मतलब न्यूज़पेपर पर जाते हैं, उसमें कोई न्यूज़ देखते हैं, अगर कुछ छूट गई होगी तो उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं फ्रंट पेज पर। तो यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट पेज पर कोई खास न्यूज़ तो हमें देखने को नहीं मिल रही है ना। मतलब यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को ये मिल रही है कि सेंटर जो है उन्होंने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को ओपन छोड़ दिया है फॉर लैंड सेल। ओके, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले यहाँ पर सब बोला जा रहा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर कोई भी ज़मीन जो है ऐसी नहीं खरीद पाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो ज़मीन है वो ख़रीदने के लिए ये दिया जा रहा है। तो और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे इसको जब ये हमारे एक्सप्लेन सेक्शन में या फिर हमारे आर्टिकल में ये देखने को, क्योंकि बड़ी चीज़ है, ज़रूर आएगा हमारे आर्टिकल में। ओके, उसी के साथ साथ ये सेकंड पेज अगर हम देखें, सिटी की न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है,
है ना। फिर सिटी की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। बाकी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अगर हम देखते हैं तो फिर वही यूएपीए, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। बाकी अगर हमें देखें तो यहाँ पर मतलब ये आने वाला है, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। एडिटोरियल आइडियाज़ पेज, यहाँ पर एक्सप्रेस नेटवर्क का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। 3 जो एक इंपॉर्टेंट बॉडीज़ देखने को मिल रही है, जो आपको होमवर्क है, सीबीआई एंड यूएपीए। तो यूएपीए के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक्सप्लेन सेक्शन हमने कवर कर लिया है। वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें वही सारी चीज़ें, यहाँ पर फ्रांस ने सिटीजन्स को बोला है जो अब्रॉड है कि वो प्रिकॉशंस ले, है ना। क्यों बोले हैं, यही पूरा मसला मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फ्रांस के साथ क्या चल रहा है उसके बारे में। ओके, इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट जो है वो फेस किए जा रहे हैं। बैंक जो है वो ड्यूज सेटल करने के पीछे लगी हुई है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बाकी एमएनसीज जो है वो मांग रहे हैं कि नेचुरल गैस को जीएसटी में इंक्लूड करना चाहिए, अभी हमने वो देखा है। अब अमेज़ॉन और फ्यूचर रिटेल की जो फाइट चल रही है, कल के लेक्चर में हमने उसी के रिगार्डिंग बात की है ना, उसके बारे में पूरा कवर किया हुआ है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अगर हम स्पोर्ट्स देखें तो कुछ है नहीं खास। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का भी खत्म हो जाएगा यही हफ्ते में, एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट आने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको लोवेस्ट प्राइजेस में मिल रही है, इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट वीडियोज़ को एंजॉय करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।